बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। आज फिर हमारे साथ हैं एक्सप्रेसो के साथ मैं हूं इमरान हसन। ये है इमरान हसन, मेरा नाम बताया करें आप। अच्छा, ये है इमरान हसन। हाँ, थोड़ा प्रोटोकॉल फील होता है मुझे। ठीक हो गया जी, उम्मीद कर आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। नहीं हो कोई बात नहीं, हमें ना। और अच्छा, रोज हम जब शो शुरू करने लगते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं आज क्या बात करनी है, आज क्या बात करनी है, फिर हमारे पास कोई बात नहीं निकलती। भाई हम रोज अब कोविड की बात भी नहीं कर सकते, रोज पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि लाइटर मोड के ऊपर कोई ना कोई आज हम बहुत स्पेशल बात करने वाले हैं। आज नासा के डायरेक्टर वकार अहमद मलिक के साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। शो के अंदर है ना, नया क्या है इसमें? नासा के साइंटिस्ट हैं और पहली दफा एक्सक्लूसिवली आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे कि आपके बच्चे साइंसदान कैसे बन सकते हैं, पाकिस्तानी बच्चे। और मजे की बात ये कि जो साइंटिस्ट है वो पाकिस्तानी है, लोगों को पता भी नहीं होगा। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था, आई वाज ट्यून्ड विद द रेडियो चैनल और वहां पे चल रहा था एक जबरदस्त इश्तार दरख्तों के हवाले से। और फिर मुझे सड़क के आसपास भी कुछ जगहों पे ये लगा कि कुछ नए पौधे लगाए गए हैं और ग्रीनरी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो अच्छा लगा ये जान के। वैसे बाहर का यही मौसम है ना। हाँ एग्जैक्टली, जश्न बहार की वजह से भी लाहौर में बहुत ज्यादा आपके लिए ग्रीनरी भी आपको नजर आ रही है और वैसे भी सेलिब्रेशंस की एक एक्टिविटी नजर आ रही है। सो लाहौरी मैं रोज देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे, किसी एक स्पेसिफिक रोड जहाँ पे हम जो मेन बुलेवर्ड वाली रोड है वहाँ पे रोज स्नैपचैट्स, रोज इंस्टाग्राम स्टोरीज आ रही होती है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और चूंकि मौसम ये अच्छा है और मौसम दरख्त लगाने का है, तो कोशिश करें अगर एक आध दरख्त आपका आपके बच्चे के नाम का, वो जैसे हमने एक सेगमेंट भी किया था वकार भाई के साथ, उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक दरख्त को पाल सकते हैं और बच्चे के नाम पे उसका नाम रख सकते हैं, जैसे कि मुस्तनसर हुसैन तारर साहब भी लिखते हैं अपनी किताब के अंदर। तो उससे भी आपको एक एफिलिएशन हो जाती है और ऑब्वियसली आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है सोशली। और पाकिस्तान जिस किस्म की वैसे हम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली, हमें क्लाइमेट चेंज के लिए भी सोचने की जरूरत है। उसके लिए एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, ग्रीनरी से भरपूर रखना भी हमारी एज ए सिटीजन जिम्मेदारी है। अच्छा जी, शो में बहुत कुछ होगा एज यूजुअल, पॉलिटिकल खबरें तो होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। आर हुआ ना पार, पीडीएम का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों का मामला सीईसी में रखने का फैसला, आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे लॉन्ग मार्च से मशरूत कर दिए। पीडीएम लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, हमें उनसे कोई खतरा नहीं, वजीर आजम इमरान खान। कोरोना वबा हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। पाकिस्तानी बच्चों को नासा जाने के लिए क्या करना चाहिए, बताएंगे नासा के साइंसदान डॉक्टर आतिफ फरीद, सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना बताएंगी जश्न बहारा फेस्टिवल के देसी फूड के बारे में। वेलकम बैक। और आपने देखा हमारे प्रोग्राम में क्या जश्न बहारा का हम जिक्र कर रहे थे ना, तो आज फरियाल हमें जश्न बहारा के हवाले से एक बार फिर कुछ लाहौरी खाने भी खिलाएंगी। ये बस अच्छा ही, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है, काश मैं करता ये खानों को देख के लगता खाना तब भी सेहत इजाजत दे रही है आपकी खानों को। अच्छा जी, बड़ी खबर दिखाते हैं। सबसे पहले ओब्वियसली बड़ी खबर की बात करेंगे और बड़ी खबर आ गई। वो कहते ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये शेर मैंने मौलाना साहब को डेडिकेट किया। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर पॉलिटिशियन। लेकिन कल जो हुआ ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और पीडीएम इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीडीएम की 9 जमातें तो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने पर डट गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से साफ इनकार कर दिया। और पीडीएम के कयाम को तकरीबन 6 माह हो गए, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इस्लामाबाद में पीडीएम के अहम इजलास में आसिफ अली जरदारी ने गिले शिकवों से भरपूर धुआंधार खिताब किया, असेंबलियों से मुस्ताफी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक साथ जेल जाने का पैगाम देते हुए मुतालबा किया कि अगर आपने जंग लड़नी है तो वतन वापस आए। और इसके साथ साथ ही आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मशवरा दिया है कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएं, कि उससे मुखालिफिन को फायदा हो। बिल्कुल। और वैसे तो 6 महीने के बच्चे के दांत निकल आते हैं,
लेकिन पीडीएम के दांत नहीं निकले, निकलने से पहले ही रुक गई पीडीएम। नवाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब दिया और खूब दिया। उन्होंने कहा कि नैब की तहवील में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। अगर आसिफ अली जरदारी गारंटी दें तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हम नवाज शरीफ साहब की जान की गारंटी नहीं दे सकते। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी फट पड़े और आसिफ अली जरदारी के बयानात पर हैरानी का इजहार किया और सेनेट में अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त का हिसाब भी मांग लिया और कहा कि अभी तक पीपल्स पार्टी की बातें सबने मानी हैं, अब बाकी जमातों की राय को भी अहमियत देना होगी। इजलास के बाद दिलचस्प मीडिया टॉक में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों पर जमातें मुत्तफिक हैं और 9 जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं। सीसी में मुशावरत के लिए उन्होंने वक्त मांगा और 26 मार्च को होने वाला पीडीएम का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के फैसले तक मुलतवी समझा जाए। बिल्कुल। और दूसरी जानिब वजीर आजम की बात कर ले तो उन्होंने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क में इंतलाने की कोशिश करें। उन्होंने इत्तेमाद के वोट के बाद दूसरी इनिंग शुरू करने का ऐलान करते हुए वफाकी वज़रा को भरपूर तैयारी की भी हिदायत की है। इसी हवाले से हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और हम कल के हवाले से बात कर रहे थे कि कल जिस तरह से हमने देखा कि इख्तलाफात खुलकर सामने आए और जिसका शोर मचा हुआ था कि 26 मार्च को पीडीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है, बिलाखिर उसको मुलतवी कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट को कोई परेशानी थी और अगर थी तो क्या वो परेशानियां खत्म हो गई हैं? मैंने तो पहले कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से हाथ होगा। पहले भी उन्होंने बड़ा लॉन्ग मार्च किया और धरना भी किया 1 साल पहले। ये सारे बड़े मुश्किल काम हैं और खुद पार्टियों के अंदर लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते थी। पार्टियां बातें कर रही हैं, पार्टी का मेंबर जो होता है वो सोचता है कि उसका मुकाबला किससे होगा, बाई इलेक्शन होंगे, क्या नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में आगे तो 10 दिन के बाद रोजे आ जाएंगे, फिर ईद के बाद ही इनके प्रोग्राम अब पता लगेंगे और काफी इनके अंदर इख्तलाफात हैं। अगर जहाँ तक वजारत दाखिला का तल्लक है, हम उनको पाकिस्तान आने के लिए इजाजत देने के लिए तैयार हैं। बाकी जिंदगी मौत की गारंटी तो अल्लाह के पास है, बंदे के पास तो नहीं है। हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो हम 24 घंटे में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब कहें कि उन्होंने पाकिस्तान में आना जारी कर देंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है, रिन्यू नहीं है। लेकिन उनको अपने मुल्क में आने की इजाजत होगी जब वो एक दरखास्त दें कि मैंने पाकिस्तान आना है, तो 24 घंटे में उस सर्टिफिकेट जारी कर दें। तो कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बड़े संगीन इल्जामात आप पे और आपकी हुकूमत पे और वजीर आजम पे लगा दिए। इवन कातिल जैसा सख्त लफ्ज हुकूमत के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा क्या खदशा है उनको, क्यों इतने संगीन इल्जामात हुकूमत पे लगा रही है? सोच की फर्क है। बेनजीर भुट्टो साहबा को मैं उस मीटिंग में था जब उनको कहा गया कि आप ना करें लियाकत पाक का जलसा, लेकिन उन्होंने किया। और पेशावर का जलसा भी उन्हें कहा गया कि वो ना करें। लेकिन इस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफी बेहतर है। गो के टेस्ट हैं, रेड अलर्ट हैं कराची और पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। लेकिन ये फैसला तो उन्होंने कि जमानत कौन किसकी दे सकता है? जी जमानत तो कागज का डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान आना हो तो जारी कर सकते हैं। बाकी जिंदगी मौत का फैसला तो अल्लाह के पास है। किसकी जान को कब खतरा है और कब नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। शेख साहब, नुकसान तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ जो आपने कहा था, बकौल आपके, फायदा सबसे ज्यादा किसका हुआ? ये पीडीएम का के जो बेहतरी के हालात हुए हैं हुकूमत के लिए, मसाइल खास तौर पर वजारत दाखिला के लिए कुछ महीने जो है और गुजरेंगे, क्योंकि कोरोना फैल रहा है इस्लामाबाद में बड़ी तेजी से और ये और तेजी से फैल जाता है, क्योंकि इंसानी जानों का तो कोई नहीं सोचता। और वो ये सोचते हुए ये इकट्ठे हुए थे और बुनियादी तौर पर यही 2-3 पार्टियां, दोनों का लाहे अमल जो है कल फजलुर रहमान साहब का जो रद्द अमल था, ये तरीकेकार था, वो तो काफी बरहम थे और यकीनन उनको वोटें भी नहीं मिली उनके कैंडिडेट को। और चले आदमी जो मर्जी बातें करें, उनका तो कोई वोट कैंसिल नहीं हुआ। सही मतलब यह है कि अंदर से लोग उनके साथ वोट देने के लिए नहीं थे। तो इंतशार और खलफशार की उनकी सियासत है, यकीनन इससे हुकूमत को फायदा होगा। और हुकूमत को चाहिए कि हम अब जो हमारे काम, महंगाई और दूसरे पर पूरी तवज्जो दें ताकि
और पोजीशन में आ सके। शेख साहब, कल हमने देखा जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने भी टॉक की और उसके बाद उन्होंने बड़े धुआंधार तरीके से कहा, और उसके बाद बहुत ट्रोलिंग भी हुई मौलाना फजल रहमान साहब की। उनके ऊपर बहुत सारी मीम्स भी बनाई जा रही थी और उनको ट्रोल भी किया जा रहा था क्या, और जिस तरह से भी आपने आते ही कहा कि मौलाना साहब के साथ आपने कहा था हाथ हो गया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट्स को लेकर? देखें, आसिफ अली जरदारी की अपनी सियासत है इस मुल्क में, वो ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। उसने सेनेट को हासिल करने की भरपूर कोशिश की, वो नहीं हो सके। बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो अब जो सियासत नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने बाद पता लगेगा कि क्या सियासत होगी। क्योंकि अब उन्होंने जब मंसूख किया तो जाहिर है किसी रैली की बहुत तैयारी चाहिए होती है। तो आगे 10 दिन बाद रोजे हैं, तो फिर ये ईद के बाद देखें क्या फैसला होता है। शेख साहब, इस इत्तेहाद को तो कहा ही गैर फितरी इत्तेहाद जा रहा था। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अगर ये इत्तेहाद था ही गैर फितरी, तो एहतजाजी सियासत का नून लीग या जेयूआई को फायदा तो नहीं होना था पीपल्स पार्टी का, क्योंकि आप उनकी तो सीट्स नहीं है यहाँ। खान के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आपस में तो इकट्ठे नहीं थे। ये तो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, जिसमें इनको नाकाम। हाँ, वो मेरा पॉइंट ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इसमें से निकल गई है तो एहतजाजी सियासत तो फिर भी ये लोग जारी रख सकते हैं, नून लीग और जेयूआई मिलके। आपको क्या लगता है? क्या करते हैं मालूम नहीं है, क्या करते हैं। और एक झटका लगा है, लोग भी बड़े समझदार हैं, मीडिया देखते हैं सारा, और मेरे ख्याल में पीडीएम की सियासत को बहुत बड़ा झटका लगा है। महीने बाद देखें। एक वजीर आजम की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस पर जरा कमेंट कर दीजिए कि इंतखाबी इस्लाहात पर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, कैसे होंगे मुज़ाकरात और लायमल क्या होगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इतना बड़ा एक इल्जाम लगा है, हुकूमत कह रही है कि मुस्ताफी हो जाए, इस पे अब क्या लायमल होगा हुकूमत का? देखिए, ये लगे हुए हैं। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सफर किया हुआ था 1 दिन के लिए और वापस आए, और मेरे बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा, लेकिन सियासत जो है वो जितनी तेजी आ रही थी, तो जिसमें नरमी होगी और रोजे ठंडे गुजरेंगे इंशाल्लाह। रोजे ठंडे गुजरेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब कह रहे हैं रोजे ठंडे गुजरेंगे इन अ सेंस कि इस वक्त जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कम तो हो गया है बज़ाहिर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कंसर्न अपनी जगह पे मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर को भी इदराक है इसका, उनकी स्टेटमेंट अभी हमारे अखबार में भी छपी हुई है कि जी महंगाई असल मसला है, पीडीएम या अपोजिशन तो कभी मसला थी ही नहीं, तो महंगाई का मसला तो अभी तक है जी, अभी आना है, मज़ीद आना। अल्लाह करे सॉर्ट आउट हो जाए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें हम कुछ सियासत के हवाले से। ब्रेक से पहले शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब हम आगे बढ़ते हुए जरा पीडीएम के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, चूंकि इस वक्त जो पीडीएम की पॉलिटिक्स है इस पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा है कि वो आईसीयू में है, जल्द मौत की खबर आ सकती है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। खैर, बहुत सारी मीम्स भी बनी, जैसे कह रही थी पीडीएम नहीं रहे, इस तरह की बातें भी, लेकिन क्या वाकई नहीं रहे और क्या वाकई हुकूमत को अब रिलैक्स हो जाना चाहिए पहले से ज्यादा, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ कामरान यूसुफ मौजूद है, सीनियर साफी और एंकर पर्सन, उनसे जरा राय लेते हैं। कामरान, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई कल, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बिल्कुल इस तरह से क्लियर कट एक सूरत हाल आ जाएगी और लॉन्ग मार्च के साथ पीडीएम की पॉलिटिक्स भी खत्म होती नजर आएगी, या पीडीएम का वजूद भी खतरे में नजर आएगा। आप कैसे देख रहे हैं कल की डेवलपमेंट को? देखिए, सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता। यकीनन कल पीडीएम और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि ये बात तो सारों को पता थी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के हक में नहीं है, वो उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के ऑप्शन के तौर, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, और ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये जो नुक्ता है उस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि जहां पर इतना इख्तलाफ बढ़ जाएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च को मुलतवी करना पड़ेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि तमाम जमातें जो हैं वो तकरीबन इंतजामात मुकम्मल कर चुकी थी कि किस तरीके से लॉन्ग मार्च करना है। तो ये मेरे ख्याल में काफी हैरान कुन था। लेकिन अगेन, सियासत आपको पता है कि उसमें कोई हरफे आखिर नहीं होता। 10 जमातों का ये अलायंस है, और 10 जमातें ऐसी भी हैं कि जो माजी में उनका एक पूरा एक हिस्ट्री रही है, और फिर इनके इख्तलाफात भी हैं, नजरियाती भी, और बहुत से मामलात पर, और तमाम लोगों का एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना, आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ तक ये इत्तेहाद चलता रहा तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं है कि शायद कल पीडीएम के लिए मुश्किल दिन जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि शायद दिस इज एंड ऑफ द रोड। शायद अभी भी कहीं ना कहीं बातचीत करके
इसको पटरी पे दोबारा चढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, अभी हमने कल स्टेटमेंट भी देखी आसिफ अली जरदारी के बयानात के हवाले से बात की जाए और फिर पीडीएम में इख्तलाफात कल बहुत खुलकर सामने आए और हमने देखा भी। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की जो प्रेस टॉक थी उसमें उन्होंने कहा कि जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे। बहुत खुलकर उन्होंने ये वाशगाफ अल्फाज में जो कह लें एक मैसेज कन्वे किया। किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से इख्तलाफात खुलकर आए? और ये अभी शेख रशीद साहब भी हमें कह रहे थे कि ये सब इमरान खान के अगेंस्ट इकट्ठे हुए थे, ये आपस में इकट्ठे नहीं हुए थे। देखिए शेख रशीद साहब तो यकीनन यही कहेंगे। इख्तलाफात की जहां तक बात है इसको दो तरीकों से आप देख सकते हैं। एक कि जैसे मैंने कहा कि दायरे के बजाय ये जमहूरी जमातें हैं और अगर आपका किसी इशू के ऊपर इख्तलाफ है तो खुलकर उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। शायद आसिफ अली जरदारी साहब को ये लगा क्योंकि इस जो सरबराह इजलास था पीडीएम का, इससे 2-3 रोज पहले नवाज शरीफ और खुद मौलाना फजलुर रहमान ऐसे बयानात उन्होंने देना शुरू कर दिए थे कि अगर इस्तीफे ना दिए गए तो 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो बेमानी होगा। तो शायद आसिफ अली जरदारी साहब को लगा कि ये एक अब शर्त रखने जा रहे हैं कि 26 मार्च को अगर लॉन्ग मार्च करना है तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। तो उसको मेरे ख्याल में न्यूट्रल करने के लिए या काउंटर करने के लिए फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये शर्त रख दी कि ठीक है अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं और फिर मिलकर जदोजहद करते हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ शायद गुज़िश्ता 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बदएतमादी की फिजा बढ़ी और नतीजा यहां तक पहुंचा। बहरहाल ओवरऑल आई बिलीव कि अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी जो धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, उससे आपके सियासी अदम इस्तेहकाम आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर ही है अगर जो भी मसाइल हैं, जो भी इश्यूज हैं, बेहतर है कि जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं उन पर बैठकर बात की जाए। ठीक है। कल नवाज शरीफ साहब की जो एक प्रेस टॉक सामने, साफियों ने उनसे लंदन में बात की और उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब ने हाथ कर दिया आपके साथ, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि जैसे आप देखते हैं इसको मैं भी वैसे ही देखता हूं और कहका भी लगाया इस पे, जिससे लगता है कि वो भी आप कन्विंस हुए हैं। और दूसरी जानिब जो जरदारी साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की बातें हो रही थी, बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कुक हो रहा है। अब कल के वाक़े के बाद आपको लगता है कि ऑब्वियसली देयर इज समथिंग और आने वाले वक्त में पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को शायद इसका फायदा होता नजर आएगा? देखिए सबसे पहला तो बेंचमार्क ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये ना हो कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन जाए। आपको पता है कि अभी जो इशू है मुतनाज़े है, अगर तो वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो फिर इन बातों को तकवीयत मिलेगी कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत चल रही है उसका फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है। और ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि एक पुराना तरीका है कि डिवाइड एंड रूल, और अगर आसिफ अली जरदारी बाकी जमातों के साथ मिलकर नहीं चलते तो जाहिर है कि फिर पीडीएम का जो बुनियादी मकसद है या जिस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो खत्म हो जाता है। तो इन बातों का कभी इम्कान है और ये हुकूमत को भी सपोर्ट करता है। और कल अगर आप देखें तो बड़ी अजीब बात है कि कल इवन तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो आसिफ अली जरदारी को बड़ा असूल पसंद और बड़ा जमहूरियत पसंद तस्वर कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी जबरदस्त की पॉलिटिक्स है। तो उनका भी कोई हाल नहीं है कि जरदारी साहब को वो चोर भी कहते हैं, उनको करप्ट भी कहते हैं, लेकिन कल उनकी मतलब की बात ही तो आज जरदारी साहब उनके लिए असूल पसंद भी हो गए हैं। तो ये सियासत में तमाम बातें, एक तमाम जमातों का, पीडीएम का अपना मौकफ और एक जो इनफरादी तौर पे हर जमात का जो मफादात है वो यकीनन उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के असल जो इश्यूज हैं, क्या इससे पीडीएम रहे या ना रहे, जो असल अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं क्या वो हल हो गए या हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर सियासी सतह पर कहें, जो ग्रीवेंसेज हैं इन ऑपोजिशन जमातों के, जो समझते हैं कि ये इलेक्टेड हुकूमत है, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये जो मामलात हैं ये इट्स अ लॉन्ग हॉल, ये लंबी बैटल है और ये पीडीएम होगी या नहीं होगी अपनी जगह पे रहेगा। और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पीडीएम की नाकामी जो है वो ऑटोमेटिक सक्सेस नहीं है पीटीआई की। बेशक शादियां तक वो खुश हो रहे हैं, असल जो चैलेंजेस पीटीआई को इस वक्त दरपेश हैं, जब तक उससे वो नहीं निपटेंगे, पीडीएम हो या ना हो, वो असल उनके लिए चैलेंज है। और आई ऑलवेज ट्वीटेड एज वेल अबाउट द सेकंड इनिंग, आपने कहा कि वो सेकंड इनिंग कभी शुरू नहीं हो गया, जस्ट फॉलोइंग। ऐसा ही है। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस इंपॉर्टेंट मौजू पे ज्वाइन किया। जब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि असल चैलेंज है ही नहीं। और आप देखिए कि इतने अरसे से जो पॉलिटिकल सर्कस लगा हुआ है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से है या अपोजिशन की तरफ से है, इसमें
कभी हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कोई कांस्टेंट उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कल हमें पता लगा कि हमारी जीडीपी थोड़ी बेहतर हो रही है, हमाद अजहर साहब ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें की, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो महंगाई का चैलेंज है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है, वो अपनी जगह बरकरार है। तो रियल चैलेंजेस आर स्टिल देयर फॉर द गवर्नमेंट अगर पीडीएम को डिफीट करके या पीडीएम बैकफुट पे गई है, गवर्नमेंट कहे कि हम रिलैक्स हो गए, अवाम की तरफ से आप रिलैक्स नहीं है, अवाम परेशान है, बिजली, पेट्रोल, डीजल, these are the challenges. अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जहां पे सियासी उतार चढ़ाव हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है, वहीं पे महंगाई का मौजू भी अब हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा इसलिए है चूंकि दिस मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, और महंगाई कम होके नहीं दे रही है। अब महंगाई में कमी लाना जो चैलेंज है वो तहरीक इंसाफी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा है, और पहले दिन से हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है। हम अगर मुआशी अशारियों की बात करें तो हुकूमत मुआशी अशारियों में बेहतरी ला रही है, मगर आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं। आवाम ये नहीं देख रही कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेहतर हो रही है। आवाम सिर्फ एक ही दुआई दे रही है कि अशाए खुर्रनोश की कीमतों में कमी लाई जाए, इसमें इजाफा हुए जा रहा है। और दूसरी जानिब कल वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जहाँ पे वफाकी वज़रा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमाद अजहर और फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने काबीना के 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी का जिक्र किया। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया ऐसी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उन पर अब सब्सिडी दी जाएगी, और मईशत के हवाले से भी उन्होंने कहा जी बेहतर हो रही है, डॉलर तकरीबन 156 तक पहुँच गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की पूरी कोशिश है कि महंगाई का बोझ लोगों पर कम से कम पड़े। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक आलमी माहौलियाती अदारे IMF से पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर्स के प्रोग्राम की अगली किस्त के हसूल के लिए इस्लामाबाद की कोशिशें जारी हैं, और पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ रवा माह मुकम्मल करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद इम्कान ये है कि रवा माह के आखिर तक इस प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी होने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 2 अरब डॉलर जो है वो प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। और IMF से मिलने वाली जो अगली किस्त है उससे महंगाई में कितना इजाफा होगा, इस पे सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद है, हमारे मईशियात। बहुत शुक्रिया खुर्रम कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आपको वेलकम करेंगे एक्सप्रेसो में। अब हम यही बात कर रहे थे कि मैक्रो लेवल पर तो खुर्रम माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, और कल की प्रेस टॉक में भी ये कहा गया कि हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, बट स्टिल महंगाई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपका, मेरा, हम सबका कंसर्न है, जिसको सॉर्ट आउट करने में अभी तक हुकूमत नाकाम है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहला सबसे बड़ा इशू यही है कि इस वक्त महंगाई जो है वो एक बड़ा मसला है गवर्नमेंट के लिए भी, और ऑफ कोर्स पब्लिक के लिए तो है ही। तो अभी तक जो है वो, और उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो फूड इन्फ्लेशन का है। और फूड इन्फ्लेशन जो है ऑफ कोर्स आपको पता है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास को भी अब करने लग गई है, और ऑफ कोर्स ऐसा ऐसा पूरी जो है वो पॉपुलेशन पे उसका इम्पैक्ट आता है। और उसके साथ साथ इशू ये होता है कि जॉब क्रिएशन भी इतना जो है वो तेज नहीं हो रही, या पेंडेमिक के बाद एक मोमेंटम तो बना है, बट इसमें थोड़ा वक्त लगेगा जो जॉब लॉस हुए थे उनको वापस आने में। तो देखें, एक तरफ जॉब क्रिएशन में स्लो होना, ग्रोथ का स्लो होना, और दूसरी तरफ महंगाई में इजाफा होना, या महंगाई जो है वो परसिस्टेंटली जो है वो बढ़ते रहना। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि की इश्यूज हैं किसी भी गरीब आदमी के लिए। इस पे काबू पाना जरूरी है। और एक अच्छी बात ये हुई है, जैसे आपने कहा कि जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो अपनी जगह थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी बेहतर हुई है, थोड़ी इंप्रूव हुई है। और रुपी के इंप्रूव होने की वजह से एक तरफ हमें कोर्स एक्सपोर्ट्स में थोड़ा मसला होगा नेचुरली, लेकिन हमें कंपेटिटिव रहना है। बट ऑन दी अदर हैंड ज्यादा बड़ा फायदा ये कि हमारा जो कर्जजात है उसमें भी रिलेटिवली जो है उसका बर्डन थोड़ा कम होता है जो बाहर की अदायगियां होती हैं, क्योंकि डॉलर बढ़ता है तो उसकी अदायगियों में जो है वो ज्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से हमारी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी कम होगी। हालांकि ऑयल बढ़ गया है, ये कंसर्निंग फैक्टर, और रमजान भी आ रहा है, तो ये फूड इन्फ्लेशन प्लस एनर्जी इन्फ्लेशन, ये दोनों जो है वो हिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इसीलिए प्राइसेस बढ़ाई नहीं है। अच्छा, IMF के साथ हमारा प्रोग्राम जब मंजूर होता है तो हमें खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि IMF का जब रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी में आएगा तो हम अपनी को बेहतर कर पाएंगे, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगे। पैसे मिलने की खुशी तो होती है, लेकिन वो पैसा डेट सर्विसिंग में इस्तेमाल होता है। एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेज रिकॉर्ड सतह पे पहुंच रही हैं, 2 अरब डॉलर तक को पहुंच रही हैं बिल्कुल। एक जानिब हम कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर बेहतरी आई है। दूसरी जानिब हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने सरप्लस कर दिया। इतनी सारी चेंजेस के बावजूद ये पैसा अवाम पे क्यों नहीं लग पा रहा है इस वक्त? डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं सामने आ रहे हैं जिसको लेकर हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकती है जिससे जॉब्स पैदा हों?
बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पैसा तो मिल जाता है, लेकिन उस पैसे का यूज क्या होता है। तो हम ये बोलते आए कि पैसे का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो है IMF से पैसा मिलता है, वो प्रोडक्टिव एसेट्स में नहीं लगता, उसका कोई रिटर्न नहीं बनता, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आता है इकोनॉमी में। हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है, हमारी इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हो जाता है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, उस तरफ जो है सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, तो सब्सिडीज को इनफैक्ट कट करना पड़ता है। तो देखिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम से पैसा लें या कोई भी कर्जा लें, उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करें। अगर इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होगा तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आता रहेगा। तो बेसिकली मसला जो है वो पैसे के इस्तेमाल का ही है। रमजान के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो कि 7.8 बिलियन गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, और 19 आइटम्स के ऊपर जो कि बेसिक फूड आइटम्स है, इसका जिक्र आपने भी किया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी पिछली कई हुकूमतों की स्ट्रैटेजी से मुख्तलिफ नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच पाई, क्यों नहीं सोच पाती खुर्रम? क्योंकि रमजान ही एक वाहिद इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हमारे पूरे साल के साइकिल के अंदर, इसमें गरीब को इमदाद करने की जरूरत होती है। उस पर भी वही टिपिकल सब्सिडी वाली अप्रोच। आपको नहीं लगता कि थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जो एफर्ट्स हैं वो बेहतर करनी चाहिए थी, ताकि हम चीजों को बेहतर कर लेते? बिल्कुल, देखें ये सिर्फ PTI गवर्नमेंट का नहीं है, ये आपने देखा होगा पिछले बहुत सालों से ऐसा होता है कि जब भी रमजान आता है तो उस पे जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑफ कोर्स एक रोजेदार को बड़ा जो है ना वो शदीद डबल रोजा लगता है, जिसे हम कहते हैं। एक तो रोजा जो है वो गर्मी में होता है, दूसरा उसके अलावा ये प्राइस का जो इम्पैक्ट होता है, ये बहुत बड़ा जो है वो इशू है। इस पे मेरे ख्याल में सारी गवर्नमेंट यही करती है कि पैकेजेस दे देती हैं, बट प्राइस कंट्रोल करती नहीं है कि भाई मार्केट में भी तो जाके देखें कि प्राइस पे इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हर गवर्नमेंट का रहा है। और हमारे यहाँ भी थोड़ा मॉरल, थोड़ा एक एथिक्स भी कोई चीज होती है, मॉरल्स भी कोई चीज होती है। हम सबको सोचना चाहिए एज जो है वो सेलर और जो दुकानदार, कि हम क्यों जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। ये हम सब अपना भी फर्ज है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को फोर्स अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक हो गया, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। और महंगाई की हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट को इस पे चैलेंज तो बहुत ज्यादा है, हुकूमतों से कुछ मुख्तलिफ भी नहीं, तब्दीली नहीं, वही अप्रोच है। सब्सिडी, हाँ सब्सिडी दे दो, और रमजान के अंदर और यूटिलिटी स्टोर्स में आइटम आते हैं और फिर शॉर्ट हो जाते हैं, और गरीब फिर बाहर से आटा चीनी खरीद रहा होता है, और वही सारा डिस्टर्ब। लेकिन आपने फिर भी घबराना नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक होती जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से मुल्क भर के मुतासरा अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला भी जारी है। तालीमी इदारों को 28 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जबकि मार्केट्स, पार्क, शादी हॉल समेत दीगर मकामात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और NCOC ने कोरोना के खिलाफ जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब बात की जाए वैक्सीनेशन के हवाले से, तो 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। और उन बुजुर्ग शहरियों को कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रखने और वैक्सीन लगाने के लिए मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, और जो कि आज से 15 शहरों में फाल हो जाएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं खुसूसी जिक्र करूंगा जो लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में बनाया गया है, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो वहाँ पे लेके गए अपने पेरेंट्स को, तो ये अच्छी बात है। उस्मान बुज़दार साहब ने कल उसका विजिट भी किया, जो अच्छी चीज़ सराहना चाहिए। अगर अच्छे इंतजाम हैं, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो इट्स गुड ओवरऑल। सो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पंजाब का अच्छा काम करे इस मामले पे। उधर पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का मुआहदा तय पा गया है इत्तलात के मुताबिक, और चीन से 5 लाख जो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप है वो आज पहुंचने का इम्कान है। इससे पहले चीनी हुकूमत ने साइनोफार्म की वैक्सीन की 5 लाख डोजेस अतिये में पाकिस्तान को फराहम की थी, मुफ्त फराहम की थी। कोविक्स की जानिब से भी पाकिस्तान को इसी माह बरतानवी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसकी लाखों डोजेस का इम्कान है कि वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। लेकिन दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स की शिकायत सामने आ रही हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 15 ममालिक ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। तहम आलमी इदारा सेहत ने एस्ट्राजेनेका को महफूज करार देते हुए कहा है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से जो ब्लड क्लॉटिंग है उसकी कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे साथ माहिर वबाई अमराज और सीनियर हेल्थ ऑफिशियल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, उनसे हम ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलसल वो इस पे काम कर रहे हैं और समर पे नज़र रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस वैक्सीन के हवाले से ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पहले हमें ये मिली थी, अब कोविक्स के प्लेटफॉर्म से भी मिल रही है एस्ट्राजेनेका। जो दुनिया में शिकायत सामने आ रही है, ओबियसली हर खित्ते का एक अपना लोगों का इम्यून सिस्टम भी है, तो हमारे लिए ये ठीक है या हमें परेशान होना चाहिए और बदलना चाहिए, जो वैक्सीन का ब्रांड है किसी और वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए?
अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में जैसे WHO ने जैसे कहा है कि इसमें ऐसी कोई सूरत नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये वैक्सीन की जो जंग वो एक पॉलिटिकल हो गई है ज़्यादा। कोई चाइनीज़ के खिलाफ जा रहा है तो कोई UK और यूरोपियन यूनियन का आपस का वो चक्कर है। इस पर कोई ऐसी कोई सदाकत नहीं है, तो इसलिए इट्स सेफ। और WHO इज़ अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ के ऊपर नजर रखता है और सारी चीज़ों को रखता है, तो हमको उसके ऊपर रखना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थर्ड वेव के हवाले से बात करें, UK स्ट्रेन के हवाले से बहुत कहा जा रहा था, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अभी भी हम केसेस के हवाले से बात करें तो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, जिस पर NCOC ने भी जो कह कंसर्न शो किया है। पाकिस्तान में कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और जिस थर्ड वेव को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इज़ इट हियर, और हम उसको किस तरह से इसमें हम जा सकते हैं या गुजर सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये थर्ड वेव में हम आ चुके हैं, और ये आपने देखा ज़्यादातर उस इलाके में रहा है जहाँ पर जो पाकिस्तानी UK बेस्ड है, एक जेहलम और पंजाब के एरिया में और कश्मीर में आके, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेन है। उसकी एक खास बात ये है कि ये इसकी जो वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ये फैलता तेज़ी से है, अबाउट 70% ज़्यादा फास्ट इसकी वो होती है, स्प्रेड होती है। तो हल वही है कि देखिए, हमको अपने बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए, हमको जो SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, और अपने रवैयों में तब्दीली लाना ज़रूरी है। कि जब तक अब ये नहीं करेंगे, देखिए अब ये साल है, अभी वैक्सीन भी हो रही है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमको हर्ड इम्यूनिटी पहुँचते पहुँचते साल 1.5 साल लगेगा। तो हमको चाहिए कि जी वो सारी एहतियाती तदाबीर जो है कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो रखना है, वो उन लोगों को भी करना है जिनको वैक्सीनेट हो भी गए हैं। क्योंकि बात ये है कि ये कोई भी वैक्सीन जो है ना, उसकी एफिकेसी 100% नहीं है। किसी की 85% है, किसी की 90% है, 10% में कौन शामिल होगा वो किसी को पता नहीं है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता जिसको वैक्सीन लगा हुआ है उसको हुआ, तो वो माइल्ड होगा, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया है कि ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। इसमें 100% जो है ना डेथ से प्रोटेक्शन है और सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट हैं वैक्सीन लगाने के हवाले से, आप बतौर मेडिकल एक्सपर्ट इस पे भी ज़रा बात कर दीजिए। एक तो गवर्नमेंट 60 साल के लोगों के लिए तो रजिस्ट्रेशन हो रही है, सदर मुमलिकत ने भी रजिस्टर करवाया खुद को, आरिफ अलवी साहब ने, और वैक्सीनेट करवाया अपने आप को, ट्वीट भी किया। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं वो वॉक इन आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये अमर कितना इफेक्टिव होगा, और जो लोग अभी तक रिलेक्टेंट हैं या इस बात पर कन्विंस नहीं है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसको हमको एक आगाही मुहिम रखनी चाहिए, हर पहलू पे बोलना चाहिए, और कुछ अगर नहीं लोग मानते हैं तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का मसला है। ये एक आम आदमी का, मेरी जात का मसला नहीं है कि जी मैं लगाऊं या ना लगाऊं। मैं अगर नहीं लगाता, मुझे होता है, तो मैं एक सोर्स बन जाता हूं जो इसको स्प्रेड करेगा, और इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसे एक्शंस लेने होंगे। लेकिन जो बाहर जा रहा है उसको पता है कि मजबूरी है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा अगर वैक्सीनेट नहीं होगा। लेकिन हमारी ये जो ट्रैवलर्स हैं, ये आबादी का बहुत कम हिस्सा है, लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ रहेगी। इसलिए हमको कोई ऐसा, इस वक्त बहुत से लोग सब आपको देख भी तो रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त के तौर पे, उनको आप बताइए ना कि क्यों जरूरी है उनके लिए वैक्सीन। देखिए, बात यह है कि वैक्सीनेशन, देखिए मैंने जब ट्रायल हो रहे थे तो मैंने वॉलंटियर किया था, और इस मकसद से ले किया था कि ये प्रोटेक्शन देगा पूरी आबादी। उस वक्त तो बहुत रिस्क था ना, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बताते खुद, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, सब ने वैक्सीनेट किया था, वॉलंटियर किया था। इसीलिए क्योंकि उस वक्त तो पता भी नहीं था कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो वी टुक अ रिस्क अपने लिए नहीं लिया था, मैंने कम्युनिटी के लिए लिया था, कि कल को कम्युनिटी के लिए एक ऐसी चीज बन जाए जो प्रोटेक्शन देगी। तो खुदारा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी के हैं। लॉन्ग टर्म का किसी को देखिए, अगले कल का हमें किसी को अपना नहीं पता है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे, हम बेसबाद देंगे। तो हमको जब मेजॉरिटी ये कह रही है, हमको अपनी खातिर नहीं, ह्यूमैनिटी के खातिर, लोगों के खातिर हमको ये लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, नो डाउट आपने पहले दिन से एज ए CEO इंडस हॉस्पिटल भी अगर हम बात करें, एज ए डॉक्टर भी आपने बहुत अच्छा लोगों को गाइड भी किया, और आपने वॉलंटियरली किया भी। अब यही बात अगर हम कर रहे थे कि जिस तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स को केटर कर रहे हैं अभी, और ये मुख्तलिफ वैक्सीन को लगाया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को भी, लेकिन जब हम 18 साल या से ज़ायद की उम्र के अफराद
खुराक की बात करते हैं तो ये वैक्सीन जो है उनके लिए कितनी सूटेबल होंगी और उनको जब लगाई जाएंगी या उनके हवाले से जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी वो कितनी इफेक्टिव होगी? देखिए, सबके लिए भी एक तो यह है कि हमको जो है ना, ये जो उन्होंने वॉक इन किया बहुत अच्छी, लेकिन इसके साथ पहले हमको एक तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हमको मास सेंटर्स बना देने चाहिए थे ताकि ये जो कियोस्क कल हुआ था पूरे मुल्क के अंदर कि एकदम रश हो गया लोग, अब जबकि थर्ड वेव हो रही है तो हमको कोई ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए था जहां पर के बहुत सारे लोग एक ही जगह पे जमा हो गए होंगे। तो देखें, आज आगा खान को आज उनको आज बंद करना पड़ा, एक पब्लिक स्टेटमेंट निकालना पड़ा कि बाय अपॉइंटमेंट आएगा। तो बाय अपॉइंटमेंट ये हो सकते थे कि एक सेंटर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो नहीं कर सकते, चाहे 24 घंटे में 24 घंटे ही है ना, तो वो 25 नहीं हो सकते, तो और उसमें इतने ही लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से बाय अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जाए जरूर जाए, लेकिन यह है कि ऐसा ना करें कि वहां पर फिर लोग जाए वैक्सीन लगाने के लिए और एक जैसे हम गैदरिंग को वैसे ही मना कर रहे हैं और रश हो जाए वहां पर और खुदा ना खास्ता लोगों को कहीं से वो कॉन्ट्रैक्ट न करके आ जाए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, गालिबन इसकी दो डोजेस है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा काइंडली। तो दो डोजेस है, ठीक है। तो पहली डोज लगवाने के बाद या जो लोग ओवरऑल लगवा चुके हैं उनको भी कोविड के हवाले से उसी एहतियात की जरूरत है, या मैंने वैक्सीन लगवा लिया तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं कि नाउ आई एम सेफ? नहीं, बिल्कुल जी। आपको अब जो है ना, ये मास्क जो है ना आपके लिबास का हिस्सा होगा। आप खवातीन खासतौर पर अपने मैचिंग बना लें, लेकिन बिल्कुल अपने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना जरूरत गैदरिंग्स में ना जाए। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा मेरा थोड़ा टेक्निकली सवाल ये भी है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके खुद तो इफेक्ट होने के ऑब्वियसली करियर होने के चांसेस भी कम है, उनकी वल्नरेबिलिटी रेशो कितनी रह जाती है? क्योंकि एज फैक्टर तो जारी बात है, 60 साल या 70 साल से आपकी ज्यादा उम्र है तो आप वैसे ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी बीमारी को, इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। तो उस वल्नरेबिलिटी रेशो में ओवरऑल भी कमी आती है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करिए ये वैक्सीन? जी, ये मतलब मकसद यही है इसका कि प्रोटेक्शन देने का। वल्नरेबिलिटी जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन जो आपको लग रही है। अच्छा, साइनोफार्म की 86% इसकी एफिकेसी है, तो 14% का वल्नरेबिलिटी रहती है। इसी तरीके से वो दूसरी कोई 90% है तो 10% रहेगा। तो एहतियात, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर खुदा ना करता हो भी गया तो माइल्ड होगा, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डेथ नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से गाइड भी किया और जो भी मामला थे एग्जैक्टली डॉक्टर साहब आते हैं और हमें प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, और वही बात कि अभी भी एहतियात की जरूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है उनको भी एहतियात की जरूरत है। आप वो से बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं होते कि आप बिल्कुल टार्ज़न नहीं बनेंगे, आपने एहतियात उसी तरह से करनी है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम केसेस की बात कर लें तो केसेस की शरह की तो 2300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 61 डेथ्स लास्ट 24 आवर्स में अगर गए तो वो भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अभी भी आपने एहतियात करनी है। और थर्ड वेव, जिस तरह से डॉक्टर अब्दुबारी भी कह रहे थे, थर्ड वेव इज हियर। अच्छा, वैसे रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में रिकवरी रेशो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग बहुत जल्द रिकवर करें। लेकिन जान एक भी कीमती है, मतलब अगर एक जान भी चली जाए और 1000 लोग भी ठीक हो जाए तो वो एक जान का जाना उन 1000 लोगों पे भारी इसलिए कि जान बहुत कीमती है। सो एहतियात बहुत जरूरी है और परेशान नहीं होना आपने। मैं अक्सर लोगों को ये कहता है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा असर नहीं लेना है, बीमारी है, हो जाती है, हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और एहतियात करें। एंड दिस इज द न्यू नॉर्मल। आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नासा के डायरेक्टर, आज बच्चों को बताएंगे क्या इनको हम भेज रहे हैं नासा में, अरमला हसन को। आपके पीछे ही आऊंगी, फिक्र न करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ नहीं, मैं देख रही थी अपना प्यार, क्या हो गया मतलब? द रियल बिहाइंड द सीन। अच्छा, वेलकम बैक हो गया। ओके, वेलकम बैक हो गया। सबसे एक्सक्लूसिव टॉपिक हमारे पास इस वक्त जो है, सेगमेंट इनफैक्ट हमने पहले भी कहा था और हम इसका क्रेडिट बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जब मैं खुद इस सेगमेंट को देख रहा था तो मुझे लगा कि इट्स रियली इंप्रेसिव। वकार अहमद मलिक साहब हमें इस वक्त नासा के डायरेक्टर, मेनली अ साइंटिस्ट एंड अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर आतिफ से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि है तो पाकिस्तान से, पढ़े भी पाकिस्तान से, लेकिन सर्व नासा के अंदर कर रहे हैं। और इस वक्त जिस टॉपिक को सबसे पहले ऑप्ट किया है जिस बात करने के लिए वकार मलिक साहब ने, वो है कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ये नासा में कैसे जा सकते हैं। मे बी इट्स अ ड्रीम ऑफ सो मेनी किड्स आउट देयर। आपके बच्चों का भी होगा या आपका होगा, अगर है तो इस सेगमेंट को गौर से देखिएगा। देखते हैं आज का साइंस इन टेक।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंस एंड टेक में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। हम आपको नासा के हवाले से उनकी अपडेट्स देते रहते हैं, उनके मुख्तलिफ मिशंस के हवाले से, लेकिन हमने सोचा कि अपने बच्चों में उनको आगाही देने के लिए कि वो नासा में कैसे जा सकते हैं और नासा के हवाले से कोई जदीद तरीन जो भी वहाँ मामलात हो रहे हैं, क्यों ना हम नासा से डायरेक्ट रब्ता करें। और पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आतिफ फरीद, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी अपना एक नाम रखते हैं और नासा में काम कर रहे हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया है और डॉक्टर साहब से जो है वो डायरेक्ट बराह रास्त हम बातचीत करके तो आप लोगों को एक तो ये बताएंगे कि नासा के हवाले से हम अपने बच्चों को की तरबियत किस तरह करें कि वो नासा में जाएं या किसी और स्पेस एजेंसी में जाएं। स्पेस साइंसेस के हवाले से जनरली हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुथरी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। थैंक यू डॉक्टर आतिफ फरीद। डॉक्टर साहब, बात ये है कि पहले तो माजरत कबूल कीजिए कि आपका यकीनन बहुत ही बिजी टाइम होता है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है, उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नासा के हवाले से ये बताइए कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि वो नासा में अपनी इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान जो है वो अपनी इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके? बुनियादी तौर पे जो, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान का तालीम याफ्ता हूँ जी, तो जो हमारे साइंस के मज़ामीन हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इन पे जितनी तवज्जो दे सकें उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो रियाजी जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स जी, उसमें जब हम अलजबरे से शुरू करते हैं तो जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं, जैसे व्हाट विल बी इन द एक्स या वाई में क्या वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी, जी, जिसमें एक्स में कोई वैल्यू है, वाई में कोई वैल्यू है, तो जी में उसका एक आउटपुट जनरेट होता है। तो आप ये देखें कि अगर हमने एक कांस्टेंट जैसे एक मार्स रोवर को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, तो वो दो वैल्यूज हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, और जो उसका तब्दीली आ रही है उसके रोव होने से, मूव होने से, वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उसमें आ जाता है। ये बुनियादी फिजिक्स है ग्रेड 11 ग्रेड 12 लेवल की, जिसे हम पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चे हैं हमारे, मतलब जिस तरीके से आपने भी यहाँ पे तालीम हासिल की है, तालीम का एक डायमेंशन तो ये है जिस तरह हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल तालीम है जिसमें रट्टा एक सिस्टम है, आपको ये नहीं मालूम कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है लाइफ के अंदर, अलजबरा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बस आपको ये सिखाया जाता है कि जितनी जल्दी एक क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे जल्दी निकालना है, एक तो ये, और दूसरा है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो आप बच्चों को किस हवाले से रहनुमाई करेंगे कि अगर वो स्कूल्स में इस तरह की उनकी एजुकेशन नहीं है तो मतलब वो लाइक वेब की तरफ जाएं, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं एजुकेशन की, मैथमेटिक्स कहाँ से वो वाला हासिल करें जो कि कंसेप्चुअल उनकी थिंकिंग जो है वो दुरुस्त हो। जब मैंने नासा से एसोसिएटेड एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था नॉर्थ डकोटा में, हमारी इंडिविजुअल यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट की एक स्पेस एजेंसी होती है, जहाँ से मेरा ये सफर शुरू हुआ था, वहाँ मुझे जो बुनियादी मालूमात मिली थी वो मैं आपके साथ यहाँ पे मुश्तरक करूंगा। वो है कि नॉर्थ डकोटा स्पेस ग्रांट्स कमीशन ने स्टार्ट किया था कि आप एक सैटेलाइट हमें बना के दें 10 बाय 10 इंच का, ठीक है, और उस जब आप वो सैटेलाइट बनाएंगे तो उसमें आपको जो है ये पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है। तो उसका एक साइज जो एक साइड पे और दूसरा साइज जो दूसरी साइड पे है, उसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो हमें जाहिर है स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो रटलाइजेशन, जैसे मैंने भी उसी स्कूल सिस्टम से पढ़ा हुआ है जी। बुनियादी बात यह है कि जो बुनियादी मैथमेटिक्स है जी, अगर आप उसको समझ के पढ़ें, जैसे मैट्रिसेस क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो कहाँ है। वाह वाह। अगर मैं आपको ये मिसाल के तौर पे एक कप दिखाऊं तो इसकी अगर मैं इसे सेकंड 2 डायमेंशंस के अंदर ले लूं जी, तो 2 डायमेंशंस में मेरे पास सबसे आसान तरीका होता है ड्रॉ करने का एक ग्राफ। ठीक है।
उस ग्राफ में जहां पे इसकी बाउंड्री, इस कप की बाउंड्री जहां पे मैच नहीं कर रही, वहां से जो फासला है वो मुझे नापना है। इसके लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रटलाइजेशन विल नॉट हेल्प। जी, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये बताएं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसका बुनियादी मकसद क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह खान एकेडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको अगर मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसकी वजह टीचर या करिकुलम हो सकता है। वो बच्चे को तो मैं किसी सूरत में दोष नहीं दे सकता। तो ऐसे बच्चों को खान एकेडमी या समथिंग कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए? खान एकेडमी से बेहतरीन मेरा ख्याल है कोई इदारा नहीं है। बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान में कोशिश की गई थी sabak.com.pk समथिंग लाइक दैट, जो आप वो देख सकते हैं, उसमें उर्दू में पढ़ाया गया है जी। पाकिस्तान में एक तकमील फाउंडेशन है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद कमर हैं, आप भी उनसे भी बात करवा दूंगा, टेनेसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं। अच्छा, तो खान एकेडमी को आप बुनियाद बनाएं, जबरदस्त। और उसमें अब मुश्किल ये होती है कि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ जी। तो खान एकेडमी को जो जब अगर उसे कोई स्कूल सिस्टम उसे उठाता है जी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया जाता है कि जो मादरी जबान होती है, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, बलोची हो या उर्दू हो, उसमें हम ज्यादा इल्म हासिल करके स्टोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी जबान में पढ़ाएं। अगर आपने उर्दू में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए तो अंग्रेजी में खुद ब खुद बच्चा जो है वो, उसको धागे का एक सिरा मिलना चाहिए, वो पूरा स्वेटर बुनेगा उससे। डॉक्टर साहब, लेकिन जब आप उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं तो आपके बेसिकली तजवीज़ ये है कि आप बेशक उर्दू में पढ़ाएं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है उसको तो अंग्रेज़ी में रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक के बाद इंग्लिश मीडियम मतलब उस तरफ गया, यानी हमारा जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं 6th में चला गया हूँ या 5th में चला गया हूँ जब मैंने फिजिक्स किया, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ऑल द वे जो थी डिफरेंट थी। तबियात को जानते हुए भी फिजिक्स पढ़ते हुए मुझे मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो बेशक उर्दू मीडियम रखा जाए, लेकिन आप इस हक में तो है ना कि टर्मिनोलॉजी तो वही रहनी चाहिए। बिल्कुल, टर्मिनोलॉजी जो है वो x प्लस वाई स्क्वायर, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो बिल्कुल मैंने आपकी तरह अलिफ जमा बे का मुरब्बा बराबर है अलिफ का मुरब्बा जमा बे का मुरब्बा जमा 2 अलिफ बे पढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, कमाल बात है कि आपने अलिफ जमा बे का मुरब्बा पढ़ा हुआ है और आप नासा में इस वक्त रिसर्च साइंटिस्ट हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वैसे ही आखिर पे जिसको कहते हैं ना कि अपने इसके लिए दिलचस्पी के लिए कभी आपकी सैल खान से मुलाकात हुई? सैल खान से बराह रास्त तो मुलाकात नहीं हुई, उनकी टीम से 2-3 दफा बातचीत हुई उर्दू के सिलसिले में, लेकिन चूंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। हाँ जी, बिल्कुल। और आई एम अ कैनेडियन हु इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो बहुत सारे कुछ कानूनी ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें आप बाद औक़ात काम नहीं कर सकते जी। हाँ, सैल खान से मेरी बराह रास्त अगर मुलाकात कहें तो वो एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, नॉर्थ डकोटा की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो गवर्नर ने यहाँ पे अरेंज की थी। सही। जो जैसे हम इंडिविजुअल स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, वो उनकी साल में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम वालिदैन और तमाम बच्चे बगैर किसी टिकट के या फी के इन्वाइटेड होते हैं। जबरदस्त। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको बसें भिजवाते हैं और आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करते हैं कि आप वो अटेंड करें। वाह। तो इत्तेफाक से जब हम गए तो वहां पे सैल खान तो नहीं थे, लेकिन उनके नुमाइंदगान से मुलाकात हुई, ये बात ठीक है। और जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मेजर स्कूल सिस्टम है, वो खान एकेडमी को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है समझाने के लिए अपने बच्चों को क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक
स्कूल जो हैं वो खान एकेडमी बेस्ड स्कूल हो रहे हैं, और मैं तो हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम स्कूल से, तमाम इदारों से कि वो खान एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अगर वो खान एकेडमी का जो मॉडल है स्कूल का, वन टीचर वन वर्ल्ड वन स्कूल, उसको फॉलो ना भी कर सकें तो एटलीस्ट उसको कम से कम उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए खान एकेडमी को ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ तक डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक हर्डल आती है, लेकिन वो भी बस कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है शुरू में, वरना एक दफ़ा बच्चा वो फ्लो पकड़ ले तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपको तंग करते रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, नासा के हवाले से जो जदीद तरीन तहकीक हो रही है उस हवाले से गाय बगाए हम आपको ज़रूर तंग करेंगे। और मज़ीद मैं तो अभी जो आपकी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प थी कि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे बाकायदा हमें कोई ऐसा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हम मैथमेटिक्स को और फिज़िक्स को आसान बना के, और मतलब कोई ऐसा उसको जिसको कहते हैं ना कि जब पॉपुलर फिज़िक्स पे हमें बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मुलाकात होगी ज़रूर। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और मुझे लगता है कि हर 5 मिनट के बाद नया एक्सप्रेसो शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले हम नासा की बात कर रहे थे और अब हम टोटली एक मुख्तलिफ टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कुछ रंगों की, और रंगों को फैलाने वाले फनकार की। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत शख्सियात है ना ऐसी जो कि कुछ मुख्तलिफ कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं, लेकिन इस वक्त आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो कि डॉक्टर भी हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, लिखारी भी हैं। उनकी एक बेहतरीन खूबी ये है कि वो मीडिया से भी वाबस्ता रहे हैं, एज प्रोड्यूसर भी काम करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक पेंटर हैं और पेंट कर रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों को जिन्हें हम पसमानदा इलाके कहते हैं और उमूमी तौर पे जिनकी जानिब हमारी तवज्जो नहीं जाती। बिल्कुल, और वो इसी पेंटिंग के जरिए बहुत सारे लोगों में हिम्मत और हौसला पैदा कर रहे हैं। रंग तमाशा के बानी हैं हमारे साथ शर्जील खान मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें सुबह ज्वाइन किया। माशाल्लाह आप इतने वर्सेटाइल इंसान हैं कि हम इंट्रो करा रहे थे तो हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रहे थे, पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एक सफ़र रहा और उसके बाद रंग तमाशा बेसिकली जिसके हवाले से आज हम बात भी करने वाले हैं, ये है क्या? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मॉर्निंग प्रोग्राम में इनवाइट करने का। रंग तमाशा बेसिकली एक नॉन वायलेंट, नॉन कन्फ्लिक्ट आर्ट मूवमेंट है, और मैं इसे कहता हूँ कि हम बच्चों के जहनों पे काम करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ बिहेवियरल थेरेपी कह लें या बिहेवियरल चेंज के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। और बेसिकली आइडिया ये है कि बच्चों में अभी से एक ओनरशिप का शऊर पैदा किया जाए, उनके अंदर अपने मोहल्ले, अपने स्कूल, अपने पार्क, यानी जो हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और बच्चों के अंदर कैसे आप उनके टैलेंट को बाहर लेकर के आते हैं। तो इस टेक्निक से, इस रंग तमाशा से हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ी सी कुछ बेहतरी ला सकें। अच्छा, कलर्स का बच्चों की नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है। हम बचपन में भी, आप भी, हम सब रंगों से ही खेलना शुरू करते हैं और हमें कलर्स ही दिए जाते हैं और फिर हम उन कलर्स से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं। आपने बड़ी उम्र के बच्चों को भी कलर्स की जानिब लाने की कोशिश की है, तो बीइंग एन आर्टिस्ट इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है और इसका अब तक क्या असर हुआ है बच्चों की नफ्सियात को लेकर, कलर्स की हम अगर बात करें? जी, इसका इम्पैक्ट ही हुआ कि सबसे पहले जब हमने काम करना शुरू किया था एक गांव में, तो एक स्कूल की दीवार से काम करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नौजवानों को सबको शामिल किया और हमने कहा कि हम क्या ख्याल है पूरे गांव को ऐसा पेंट ना करें। तो वो बड़े उनके लिए सरप्राइजिंग वो था कि अच्छा पूरे गांव को ऐसे किया जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है आपके साथ मिलके। तो खैर किस्सा ये हुआ कि जब वो पूरा गांव पेंट होता गया आहिस्ता आहिस्ता, तो फर्स्ट टाइम उस गांव के जो नौजवान थे उन्होंने फैसला ये किया कि अब इस गांव का जो नाजिम है वो हमारे अंदर से कोई एक शख्स बनेगा, बाहर से सामने आए। मिसाल के तौर पे रेडी गोट, इब्राहिम हैदरी वगैरह की जो आप अभी तक विजुअल्स भी देख रहे हैं, ये वहाँ के कुछ विजुअल्स हैं जहाँ पर पान, गुटखा वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। आमतौर पे लोग स्पिटिंग भी दीवारों पे करते हैं। जब हमने वहाँ पे ये काम किया, बच्चों ने अपने हाथ से पेंट किया और हमने उनको फिर वहाँ पे कुछ पॉट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए, तो देखने में आया कि लोगों ने स्पिटिंग करना छोड़ दिया, दीवार पे नहीं करते हैं, यानी वो ख़ास जो पॉट्स रखे हुए हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि एक मरतबा आप जब किसी भी इलाके में कोई काम करना चाहते हैं तो रंग तमाशा के ज़रिए आप उस इलाके के लोगों को कायल कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं कि वो आपके साथ जुड़ जाएं।
और मुख्तलिफ जगहों पे इसके मुख्तलिफ हमने देखे हैं असरात। जिस तरह मच की मैं आपको मिसाल दूँ जी। मच में जो स्कूल पे हमने जब काम किया तो उनके प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आया कुछ 6 महीने बाद कि आपकी उस मेहनत की वजह से हमारे स्कूल ने इस मरतबा रिकॉर्ड कायम किया है, बच्चों का जो स्कूल के अंदर आना था वो बढ़ गया है माशाल्लाह, और कम्युनिटी आना शुरू होगी स्कूल में, और सब बच्चों ने इस मरतबा हमारे स्कूल ने टॉप किया है। बहुत जबरदस्त अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, चूंकि अभी हम रंग तमाशा के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपने इसके अलावा जर्नलिस्ट, फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहे, कुछ अवार्ड्स भी आपने अपने नाम किए, उन अवार्ड्स के हवाले से भी बताइएगा। जी मैंने काम सबसे पहले जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है की जाना मैं कौन, 2003 में मैंने वो कंप्लीट की थी। और सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में घूमते फिरते हुए जो सूफीज़म के असरात हैं इस धरती पे, जहाँ पर एक रिलीजियस टॉलरेंस हारमनी उसमें मुझे नज़र आई और वो मैंने डॉक्यूमेंट भी की। तो खैर छोटे मोटे काफ़ी जगहों पे तो वो उसकी एग्जीबिशन होती है, लेकिन फिर 2009 में साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन का जो फेस्टिवल था काठमांडू में, जिसमें 7 ममालिक थे सार्क के, उसमें उस फिल्म ने फर्स्ट पोजीशन ली और उसकी प्राइज मनी थी $3000। और उसके अलावा फिर काफ़ी सारी कुछ और भी चलते रहे, लाइक जैसे टेलीविज़न के लिए मैंने काम किया, PTV के लिए। ठीक है। अच्छा शर्जील, बिल्कुल टेलीविज़न से ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है माशाल्लाह, और इसीलिए ऑब्वियसली आज आप हमारे साथ हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये कि इंडिविजुअल सतह पे, इनफरादी सतह पे आप जैसी कई शख्सियात हमने पहले देखा, इवन लाहौर के अंदर, कराची के अंदर भी कुछ तंजीमें या शख्सियात ये काम करती हैं रंगों को लेकर, लेकिन उसको कोई सरकारी पजीराई नहीं मिलती या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसको लेकर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है आपके ख्याल में, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप तफवीज़ कर पाएँ कि हुकूमतें आपके साथ अपने अपने सूबों की खड़ी हों या इलाकों की खड़ी हों, जिससे आप समझते हैं कि एक चेंज आ सकता है? कोई तजवीज़ है ऐसी आपके पास इन दी एंड अगर देना चाहें? जी बिल्कुल, तजवीज़ ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जब हम डॉक्टर जब हम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते थे तो हम हाउस जॉब करते थे, और हाउस जॉब में होता था कि हमें सरकार जो है वो एक मखसूस अमाउंट भी देती थी और हम काम सीखते भी थे, हॉस्पिटल में काम करते भी थे। तो जब आर्टिस्ट अपने इंस्टीट्यूट से फारिग होते हैं, यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकलते हैं, तो उनके पास अक्सर लोगों के पास काम करने को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक तजवीज़ ये है कि उनको उनके स्कूलों में और कॉलेजेस में कुछ अरसे के लिए 6 महीने के लिए एटलीस्ट कम्युनिटी में दोबारा भेजा जाए, ताकि वो वहाँ पे जाकर इस तरह के इनिशिएटिव्स लें, काम करें और अपने उन जगहों को डेवलप करें जहाँ से वो पास आउट हुए थे स्कूल से। तो मुझे लगता है कि ये इससे अगर एक पॉलिसी लेवल पे देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप पाकिस्तान के, या चलें सिंध और बलूचिस्तान की हम बात कर लेते हैं, हो सकता है पंजाब के पास, KP के पास अपने कुछ मॉडल्स हों, तो इससे एक बहुत ज़्यादा आपके पास जो गुंजाइश है काम करने की, स्कूल, कॉलेजेस, इवन आपके पार्क, यानी आप उन आर्टिस्ट को यूटिलाइज करें जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो अपना CSR में पैसा खर्च करते हैं वो इनको सपोर्ट करें। ये भी बड़ा अच्छा मशवरा है आपका शर्जील बलोच। इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू, एज वी ऑलवेज से व्हाइल मीटिंग अ पर्सन लाइक यू, जो कि आप जैसी शख्सियात हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप रंगों से पाकिस्तान की शक्ल को, पाकिस्तान के इमेज को खूबसूरत बना रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चों के जहनों को खूबसूरत बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस है, प्लीज करते रहिएगा ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। रंग तमाशा हमारे साथ शर्जील बलोच, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अब एक बार फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प शख्सियात और टैलेंटेड पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी कुछ तालिब इल्मों की बात कर रहे हैं। क्वेरी सिटी के हवाले से इन तलबा ने प्रोजेक्ट बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो 2021 का कप है, पाकिस्तान नेशनल फाइनल उन्होंने विन किया है। पाकिस्तान की फास्ट यूनिवर्सिटी के ये तलबा हैं, और इनके डिज़ाइन करदा एक इमेजिन कप 2021 प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान नेशनल फाइनल जीत लिया है, जिसमें 650 से ज़ायद आलमी टीमों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल, मोहम्मद तैमूर हसन और हंजला मकसूद नामी तालिब इल्म ने क्वेरी सिटी नामी सर्च इंजन बनाया है, जिसका मकसद तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाना है। और वो पूरी दुनिया की टॉप 40 टीमों में से इमेजिन कप वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए, और वो टॉप तालीमी इदारों के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। इस जो कह लें, इसके हवाले से उनको इनामात भी दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए नकद इनाम होगा। और इसके ये जो बात की जाए,
माइक्रोसॉफ्ट के तहत 2003 से इमेजिन कप कराया जा रहा है, जिससे दुनिया भर से अब तक तकरीबन 20 लाख नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट इस मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं। इस वक्त तैमूर और हंजला हमारे साथ हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो बॉयज, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने काम किया है। और इस हवाले से क्यूरियोसिटी के हवाले से बताइएगा बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या? हमारे लिए तो ये टर्म्स ही इतनी मुश्किल है। जी तैमूर एंड हंजला। जी ऐसा है कि क्योंकि मैं खुद ए लेवल्स किया हुआ है, तो जब हम ए लेवल्स में थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को। जैसे एग्जाम प्रिपरेशन होती है, होती है, चीजें करना पड़ता है, बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं। अगर आप एफएससी और ए लेवल्स देखें तो 2000 से लेकर 10,000 और 20,000 तक किताबें जारी होती हैं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं। आपको पास्ट गाइड्स, नोट्स, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है बिफोर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कोई भी कीवर्ड या कोई भी क्वेरी अपनी लिखता है सर्च इंजन पे, तो उसको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा विद इन सेकेंड्स। मतलब उसको एक टैग करने पे उसको उसके आंसर मिल जाएगा। ये आंसर्स कैम्ब्रिज सर्टिफाइड हैं, ये स्टूडेंट सर्टिफाइड भी है। हम स्टूडेंट्स को भी चेक कराते हैं क्या आप इस आंसर से मुतमईन हैं। और ये सारा सर्च इंजन है, प्लस इस पे नोट्स, गाइड्स होती हैं, आप रिसोर्सेज होते हैं। अब आपका जो 10-20 हजार रुपए का एक्सपेंस है, आपको वो कम करके हमने जस्ट 500 to 1000 रुपीज कर दिया सर। और आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर जो है वो आप आंसर ले सकते हैं। ये अभी ए लेवल्स के लिए है, एंड देन हम इसको एफएससी के अंदर भी लेके आ रहे हैं, और जहां तक भी हम इसको एक्सपेंड कर पाए हम करेंगे इसको। ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा, वी कम टू नो कि जो टीम लीड है वो हंजला हैं। हंजला, आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए, ये जो आप सूरत हाल हम जिसको डिस्कस करें इस प्रोजेक्ट को, इसके अंदर जो आपका कंपटीशन था, कंपटीशन किस टाइप का था और किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है ये मुनफरिद था उस कंपटीशन से जिसके अंदर आप हिस्सा ले रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड फॉर कांग्रेचुलेटिंग अस for them winning the Imagine Cup, and inshallah we are also on the world final and will get something best for Pakistan inshallah। and इस competition के related ये था कि ये एक ऐसा competition है जो Microsoft पाकिस्तान एंड हायर एजुकेशन कमीशन कंबाइनली पाकिस्तान के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें जिस तरह से जितनी भी ज्यादा टीम्स है, 650 प्लस टीम्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक देयर इज अ कैटेगरी ऑफ अर्थ, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल। तो ये 4 कैटेगरीज थीम्स होते हैं। तो हमारा, जिस तरह से तैमूर ने आपको बताया कि हमारा एजुकेशन के रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट है, और इसमें जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन के रिलेटेड उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं रिगार्डिंग बुक्स होगी, डिफरेंट क्वेरीज, असेसमेंट्स, तो उसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स थी। तो उसको हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर परस्यू करते हुए हम टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट हैं फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी, तो उसको हमने परस्यू किया कि हम क्यों ना अपने इसी आइडिया को जो हमारे पास आइडिया जो प्रॉब्लम है उसको हम एक इनोवेटिव आइडिया के अंदर कन्वर्ट करें। क्योंकि इमेजिन कप कंपटीशन करवाने का मकसद ही माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है कि जो यंग माइंड्स हैं उनके इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके पास, उसको टेक्नोलॉजिकली उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। सो वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर इट। अच्छा, ठीक है। और इसमें आपने कहा कि जो क्वेरी है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है या सिर्फ आपकी जो जी ऐसे ही है। ऐसा है कि हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ए लेवल्स के अंदर आप बायोलॉजी, कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब आप किसी सब्जेक्ट पे करते हैं, आपको तैमूर, आपकी ऑडियो में ब्रेक बहुत ज्यादा है, आपको मिल जाएगा। माइक करीब कर ले तो शायद बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा आप बोलिए। जी बोलिए जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी ऐसा है कि ये एक ऐसा सर्च इंजन है कि जो आपको आपके सब्जेक्ट और आपके जितनी कीवर्ड्स हैं उस रिलेटेड आपको आंसर प्रोवाइड करता है। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, या किसी सब्जेक्ट के हैं जो ए लेवल्स, ओ लेवल्स, IGCSE या FSC भी फ्यूचर रिलेटेड होगा, आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, आप कोई भी अगर पूरी सर्च करेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर देता है। अगर आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं है डेटाबेस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली एक एक्सपर्ट Q&A फॉर्म पे लग जाएगा। वहां पे जितने भी टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो इंस्टेंट आपको आंसर कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट आंसर विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा।
in any condition. That's amazing. ये बहुत ज़बरदस्त आपकी एफर्ट है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो हम उस मुख्तलिफ वक्त में परेशान रहते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क ने अगर कोई सर्च इंजन बैन कर दिया या बंद कर दिया तो हम किस पे डिपेंडेंट होंगे। तो आप जैसे स्टूडेंट्स जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लगता है कि हम अपने सर्च इंजन और अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे जो कहने वो महंगे होते हैं ए लेवल्स या उनकी चीज़ें, तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। दैट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच तैमूर एंड अंजला, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोगों ने भी फाइनल खेला है एंड वी विश यू बेस्ट कि आप उस तरह से खेलें और जीतें। व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह और सियालकोट के नवाही इलाकों से है, दोनों स्टूडेंट्स का, और ओब्वियसली फास्ट में ये पढ़ते हैं। तो बड़ी जबरदस्त बात है गाइस, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। हमने ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ब्रेक लेनी है जल्दी से लेनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं हम सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान साहब की, जो कि सुबुकदोश हो रहे हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की है। अहम मुलाकात थी, अलविदाई मुलाकात थी। इनफैक्ट आर्मी चीफ ने उनकी शानदार खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मजीद आपको डिटेल्स इस हवाले से बताएं तो GHQ में होने वाली ये मुलाकात, जिसमें आर्मी चीफ ने तवील और नुमाया करियर के दौरान कौम के लिए खिदमात पर एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने एयर चीफ की मुतहर्रिक क़यादत और ख़ास तौर पे जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, उस ऑपरेशन के दौरान जो पेशा वाराना महारत की अमली मुजाहिरा उन्होंने किया, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एयर चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कोशिशें हैं और मदद, उसको सराहा और कहा कि एयर चीफ की बेपनाह कोशिश और मयारी क़यादत की वजह से आज पाक फ़िज़ाइया किसी भी फ़िज़ाइया दीगर मुल्कों की फ़िज़ाइया से पीछे नहीं। बिल्कुल, और जहाँ तक स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात है तो यकीनी तौर पे जब तक एयरफोर्स की हिस्ट्री है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तो बड़ी शानदार हिस्ट्री है, चाहे कोई भी मार्का हो, स्विफ्ट रिटॉर्ट को याद रखा जाएगा। और ये क्रेडिट मुजाहिद अनवर खान साहब जो हमारे एयर चीफ हैं उनके हिस्से में आया, और उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि ये वो लम्हा होता है जिसके लिए कोई भी एयरफोर्स का ऑफिसर सारी ज़िंदगी सोचता है और ख्वाब देखता है, क्योंकि ऐसा मौका है कि दुश्मन का जहाज़ सामने और हम उस पर हमला करें। तो उन्होंने कहा कि ये मौका मुझे तो नहीं मिला लेकिन मेरे जवानों को मिला। खैर वो जा रहे हैं, हमारा भी उन्हें खिराज तहसीन है पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात पेश करने के ऊपर। और अब हम आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते आज हम बर्थडे विश करने वाले हैं टेनिस सुपरस्टार एहसामुल हक की। आज बर्थडे है तो हम उन्हें एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एहसामुल हक। और ये अपनी जिंदगी की 40 बहारें देख चुके हैं। 17 मार्च 1980 को पैदा हुए और हमारे एक्सप्रेसो का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं हमेशा से। और इसके साथ साथ इनमें हिडन टैलेंट भी है, ये रैप बहुत अच्छा करते हैं। So we wish एहसामुल हक a very happy birthday। उनकी जिंदगी का भी नया सफर शुरू हुआ है, माशाल्लाह बहुत खुश हैं। पिछले दिनों में हम देख रहे थे उनके सोशल मीडिया पे, और रिसेंटली तकरीबन 2-3 दिन पहले उनकी एनिवर्सरी भी गुजरी है। सो एहसाम, इफ यू आर वाचिंग, वी बिलीव यू आर वाचिंग, हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी का हर साल बहुत अच्छा और कामयाब रहे। आमीन। और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने लाजमी देनी है और उसके लिए इंतजार रहता है। और वंस अगेन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम लाजमी समझते हैं कोरोना वायरस के हवाले से इस पे बात करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। और ये जो करंट वेव है इसके अंदर ज़्यादा लोगों को जल्दी मुंतकिल हो रहा है, तो इसके हवाले से ज़रा मोहतात रहिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। इस पे बात करते रहेंगे कल रात, नहीं कल सुबह। दिन रात का टेम्पो खराब हो गया, मैं बता रही हूँ। हम कल सुबह फिर आएंगे 9 से 11 बजे तक। गलत बताया।